स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का थर्ड पॉइंट सी, मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम का प्रबोधन। तो आज हमने पढ़ना है अधिगम के प्रबोधन को, मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में तीन तरह से तीन बिंदु काम करते हैं। वो तीन बिंदु कौन कौन से हैं देखिए। इसमें हम सबसे पहले जब बात करेंगे तो आएगा यहाँ पे अधिगम पर केंद्रीकरण। अधिगम पर केंद्रीकरण, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, अधिगम पर पूर्ण ध्यान। दूसरे बिंदु में हम क्या करेंगे, अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। और तीसरे बिंदु में होता है पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं आकलन की योजना। ठीक है, ये तीन बिंदु होते हैं। पहले में अधिगम पर केंद्रीकरण या फिर पूर्ण ध्यान, यहाँ पे अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन, और यहाँ पे पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं आकलन की योजना। तो ये तीन बिंदु इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग करने के लिए, अधिगम का प्रबोधन करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। इन तीन बिंदुओं में बांटकर, इन तीन चरणों में बांट करके ही हम मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग करते हैं, अधिगम का प्रबोधन करते हैं। तो एक प्रोसेस है ये, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है यहाँ। आज हम पहले जो स्टेप है, पहला जो बिंदु है, उस पर बात करेंगे। यहाँ पे बात आई है अधिगम पर केंद्रीकरण या पूर्ण ध्यान की। तो अधिगम पर केंद्रीकरण मतलब अधिगम को केंद्र में रखना है। तो हमें वैसे भी पता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक को अधिगम कराना, उसके व्यवहार में परिवर्तन करना, बालक को सिखाना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो चलती है उसका जो मेन लक्ष्य होता है वो होता है बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करना या बालक का सर्वांगीण विकास करना। और इस काम में ये अधिगम शब्द प्रयोग किया जाता है। तो अधिगम पर केंद्रीकरण मतलब पूरा ध्यान कहाँ पे है, सेंटर में कौन है, अधिगम है। तो यहाँ पे इस बिंदु का मतलब ये है कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में जो शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है उसमें हमारा ध्यान पूरी तरह से अधिगम पर केंद्रित होना चाहिए। और इसके लिए क्या होगा बच्चों, तो इसका मतलब अगर हम शॉर्ट में चाहें तो हमने बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण कराना। ठीक है, बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण कराना है, यानी हमने क्या करना है, अधिगम के प्रति बालक की रुचि को विकसित करना है। किसी भी शब्दों में आप जो है इस बात को कह सकते हो। तो यहाँ पे शिक्षण कराना है किसको ध्यान में रख करके, बालक की या कक्षा के विद्यार्थियों की रुचि को ध्यान में रख करके, या फिर बालकों की रुचि को अधिगम के प्रति विकसित करना है। यहाँ पे ये हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, क्लियर होगा आपको यहाँ पे। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें की जाती है, जब हमें ये पता है कि अधिगम पर केंद्रीकरण कैसे हो सकता है, अगर हम बालक की रुचि को विकसित कर दें अधिगम के प्रति, तो क्या हो जाएगा, बालक का अधिगम पर केंद्रीकरण हो जाएगा, यानी हमारा ये वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट होने की ओर बढ़ जाएगा, वो उस पर काम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, कुछ ऐसे तरीके अपनाने हैं जिससे ये पूरी तरह से ये काम हो जाए, बच्चे की अधिगम के प्रति रुचि विकसित हो जाए। तो कुछ बिंदु हैं, कुछ काम हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख करके अगर हम शिक्षण कराएं तो यहाँ पे जो हम चाहते हैं बच्चे की अधिगम के प्रति रुचि विकसित हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं, तो वो हो जाएगा। तो बच्चे का क्या करना है, कक्षा में ध्यान विकसित करना है, ध्यान आकर्षित करना है कि वो अपना कक्षा में बैठे हुए पूरा का पूरा ध्यान अधिगम पे लगाए और सीखे ज़रूर, उसको इग्नोर ना करे। तो इसके लिए कुछ काम है जो हमें करने पड़ते हैं। अब हम आज की कक्षा में, हमारा टॉपिक इतना है, आज हमने
हमें इसको पढ़ना है। तो आज की कक्षा में हम इसके बारे में जानेंगे और अगली कक्षा में इन दोनों की बात करेंगे। तो आज का हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इस पे रहेगा। तो चलिए अब इसे हम स्पेशली पढ़ते हैं, सिर्फ इसी पॉइंट पे हमारी बात होगी अभी। जब हम अधिगम पर केंद्रीकरण या अधिगम पर पूर्ण ध्यान की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें कुछ चीज़ें या कुछ हमें बच्चे को कक्षा में बताना पड़ता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे चर्चा करने योग्य हैं। जैसे हम बच्चे को ये बताएं, हम क्या करें, बच्चे का अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो बच्चे की रुचि को अधिगम के प्रति विकसित करने के लिए ये एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। क्या करें, अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित करें बच्चे का। कैसे स्थापित हो सकता है, देखिए कई बार हम कक्षा में कोई पॉइंट बच्चे को बता रहे होते हैं या जो टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं उसे हम ये कहते हैं कि ये बहुत ही उपयोगी। तो हमने क्या करना है, बच्चे को जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक अपनी कक्षा में जो शिक्षण कार्य करा रहा है उसमें जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसका क्या महत्व है बच्चों के लिए, बच्चों को सबसे पहले यही बताएं कि ये कल को कहाँ पे काम आएगा। तो जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, वहाँ पे भी हम बच्चे को ये सारी सूचना देते हैं। और यहाँ पे भी आपने क्या करना है, कक्षा में पढ़ाने से पहले बच्चे को बताना है कि ये काम, ये टॉपिक आपके कहाँ पे काम आएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो दृष्टिकोण है उस टॉपिक के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति, उस कंटेंट या उस विषय वस्तु के प्रति वो पॉजिटिव होगा और बच्चे की रुचि उसमें विकसित होगी। क्योंकि कोई काम जब हमें पता है कि ये आगे हमारे काम आने वाला है तो हमारा ध्यान भी उसी पर निर्भर करता है। अगर हमें पता हो कि आगे ये लाइफ में काम आने वाला है, मुझे कल फिर इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं इसको आज ही समझ लूँ तो अच्छा है। तो इससे क्या होता है, बच्चा अपनी उसमें ध्यान लगाता है, फोकस करता है, रुचि लेता है। तो एक तरीका ये है, हम क्या करें, अधिगम के प्रति बच्चे का सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित करें। दूसरा तरीका क्या है, अधिगम कार्यों की उपयोगिता। अधिगम कार्यों की उपयोगिता। अब यहाँ आप मैथ्स का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे बच्चे को हम मैथ्स में इकाइयाँ पढ़ाते हैं, किलोमीटर, मीटर, ठीक है, और इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं लाइफ में, लीटर वगैरह, ये कहाँ पे काम आएंगी, ये सारी उम्र काम आती है ना, कि उसको ये पता होता है कि कोई तरल पदार्थ है तो उसको लीटर में मापना है, कोई किलोमीटर कहीं दूरी मापनी है तो किलोमीटर का यूज़ होगा। तो ये सारी इकाइयाँ उसके आगे काम आने वाली हैं। तो ये क्या है, जो कक्षा में अधिगम कार्य करवाया जा रहा है, जो शिक्षण के दौरान अधिगम कार्य हो रहा है, उसकी क्या उपयोगिता है उसको बताओ कि ये लाइफ में आगे भी काम आएगी। जैसे मैथ्स में बच्चे को हम समय क्या जो वो चैप्टर करवाते हैं, समय प्रश्नावली करवाते हैं, यूनिट करवाते हैं, तो उसमें जो घड़ी से संबंधित है, अब टाइम जो है सारी उम्र काम आता है अगर सीख लिया टाइम देखना घड़ी में, ठीक है। तो बच्चे को क्या बताना है, हमने बच्चे को बताना है कि जो आपको सिखाया जा रहा है वो आपको आगे लाइफ में सारी जिंदगी काम आएगा। तो ये है अधिगम कार्यों की उपयोगिता। इसके अलावा क्या है, कक्षा कार्यों की उपयोगिता। कक्षा कार्यों की उपयोगिता। अब जिस तरह से अधिगम कार्यों की उपयोगिता को बताया जा सकता है, उसी तरह से जो कक्षा में काम हो रहा है, पर्टिकुलर किसी कक्षा में कोई शिक्षक अपने विषय में जो काम बच्चों को करा रहा है उसकी क्या उपयोगिता है, वो कहाँ काम आएगा, एग्ज़ाम के अंदर वहाँ पे कहाँ से प्रश्न आ सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने बच्चे को बतानी है। तो बच्चा उसमें रुचि लेगा। देखिए, अगर मेरे काम की कोई बात होगी जो सामने वाला बता रहा होगा तो मैं सुन लूँगी, और अगर वो कभी मेरे काम ही नहीं आने वाली तो मैं क्यों सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी ना उसको, क्योंकि मुझे ये लगेगा कि ये तो बिल्कुल भी मेरे काम की नहीं है। तो इसलिए हमें बच्चे को क्या करना है, उसका काम बताना है कि भाई ये तुम्हारे काम की है, इससे तुम्हें मदद मिलने वाली है। तो यही बताना क्या है, ये सारे बिंदु जो मैं आपको बता रही हूँ, तो यही आपने बच्चे को बताने। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, अधिगम के लिए प्रेरणा। अधिगम के लिए प्रेरणा।
अब बच्चा अधिगम करे इसके लिए प्रेरणा, यानी क्या प्रेरणा हो सकती है, तो हमें पता है कि पुरस्कार और दंड का इसके लिए प्रयोग हो सकता है, पुरस्कार या फिर दंड। और इनमें से भी कौन सा ज़रूरी है या किसको उपयोग में लेना चाहिए, तो दंड को नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे लिखूंगी ज़रूर, क्योंकि ये दोनों ही प्रेरणा देने का काम करेंगे, ऐसा कहा जाता है। बल्कि मुझे लगता है कि प्रेरणा देने का काम तो पुरस्कार ही करेगा। ये तो हो सकता है कि बच्चे को इतना ज़्यादा ढीठ बना दे कि वो आगे से कहे कि मैंने तो अधिगम करना ही नहीं है, कर लो जो कुछ करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं लिखूंगी, लेकिन हमने केवल और केवल इस पर ही ध्यान देना है, पुरस्कार पे। तो अगर हम बच्चे को पुरस्कार वगैरह की व्यवस्था उसके लिए कर देते हैं तो इससे भी बच्चा प्रेरित होता है, अधिगम करता है, उसका पूरा ध्यान कक्षा में और शिक्षण कार्य पे ही रहता है। तो एक ये चीज़ आ गई कि आप अधिगम के लिए पुरस्कार वगैरह की व्यवस्था कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, तो इसके अलावा आप कर सकते हो निर्णय क्षमता का विकास, निर्णय क्षमता का विकास। अब बच्चे में डिसीजन पावर को डेवलप करना है आपने, तो वो कैसे होगी, तो यहाँ पे आप बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं। कौन से मेथड, जैसे आप बच्चे के लिए ग्रुप डिस्कशन करा सकते हो, तो इससे क्या होगा, बच्चे के खुद के विचार निकल करके आएंगे, वो समूह में खुद को एकदम कंफर्ट फील करता है। देखिए, आप अगर अकेले में बच्चे को बुला करके कुछ पूछते हैं तो वहाँ पे बच्चा आपको जवाब नहीं दे पाता, ये चीज़ आपने भी देखी होगी। जब आप बच्चे को समूह में कुछ काम करने के लिए देते हैं, ग्रुप में कोई काम करने के लिए देते हैं, तो बच्चा वहाँ पे अपने साथियों के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में वो काम कर लेता है, हम सभी को पता है। तो इसलिए हमने उसको वही जोन देना है, तो जिससे कि बच्चा क्या कर सके, निर्णय क्षमता का विकास हो उसमें। आप ये देखिए, अगर आप किसी बच्चे से कोई प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछने के बाद आप ये देखिए बच्चे के ही आंसर से आप अपनी बात को आगे लेके जाते हैं, तो इससे भी बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि अच्छा, मैम ने मेरी बात को आगे अपनी बात कहने के लिए जोड़ा साथ में। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बच्चे ने अधूरा आंसर दिया है तो आप क्या करें, आप उसको पूरा कर दें। तो इसके लिए आपको पता है माइक्रो टीचिंग में, सूक्ष्म शिक्षण में हम आपको प्रश्न कौशल कराते हैं, तो उसके जो घटक है वो यहाँ पे काम आ सकते हैं। तो आप क्या करें, बच्चे से प्रश्न पूछें, बच्चे ने जो आंसर दिया उस आंसर के साथ अपना आंसर जोड़ते हुए कि जैसा कि इन्होंने बताया, तो इससे बच्चा बहुत खुश हो जाएगा। तो ये क्या है, उसको ये लगेगा कि अच्छा मैंने सही बताया है, तो अगली बार वो क्या करेगा, आपके शिक्षण कराने के दौरान आप एक शिक्षक को आप कक्षा में पढ़ाओगे तो बच्चा बहुत ही ध्यान से सुनेगा। क्यों सुनेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि अब जब मैम मुझसे इसके बाद में प्रश्न पूछेंगे, सर मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो मुझे आता होगा, तो फिर मुझे शाबाश मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा, ये ऊपर 4th पॉइंट के अंतर्गत। और या फिर जो मैं बोलूँगा तो उसको सबकी तरफ से मोटिवेट किया जाएगा, सब उसको मेरे आंसर को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से बच्चे में निर्णय क्षमता का विकास होगा। इसके अलावा क्या होगा, आपने क्या करना है, अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना है, अधिगम परिस्थितियों का निर्माण। तो देखो स्टूडेंट्स, पहली बात तो इसके अंतर्गत ये आती है कि जब हम बच्चे को उसके काम का कुछ सिखाएंगे तो वो डेफिनेटली क्लास में फोकस करेगा, वो अधिगम पर ही ध्यान देगा, वो उसका पूरा ध्यान कक्षा में से कहीं भी भटकेगा नहीं। तो आपने ऐसी परिस्थितियां बनानी है इसके लिए। तो इसका मतलब आपकी टीचिंग कैसी होनी चाहिए, इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि आपकी कक्षा से कोई अपना ध्यान भटका ही ना सके। तो एक शिक्षक को ऐसे ऐसे मेथड्स यूज़ करने चाहिए अपने शिक्षण में, जिससे कि उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का ध्यान पूरी तरह से उस पर ही रहे। तो बहुत सारे मेथड हैं इसके लिए। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो बच्चे को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को कहानियाँ भी सुना सकते हैं, यानी जो टॉपिक है उससे रेलेवेंट या फिर उस टॉपिक को ही कहानी में कन्वर्ट करके बता सकते हैं। इससे क्या होगा, अधिगम भी हो जाएगा और बच्चों पर मेंटली कोई बोझ भी नहीं आएगा कि ठीक है आज कोई नया टॉपिक पढ़ा है उसको समझना है या कुछ है। अब ये डिपेंड करता है शिक्षक पे कि वो किस तरह से अपनी कक्षा में बच्चों की रुचि के आधार पर शिक्षण करा पाता है या नहीं। यही तो है अधिगम परिस्थितियाँ। तो अधिगम परिस्थितियों को कैसा बनाना है, बच्चे के शिक्षण को, हमने बच्चे को शिक्षण कराना है तो अधिगम को रुचिपूर्ण बनाना है उसके। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें अपने शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाना होगा,
हम ऐसा पढ़ाएं जिसमें बच्चा चाहते हुए भी अपना ध्यान कक्षा से भटका ना पाए, उसको इतना इंटरेस्ट आ रहा हो, इतनी रुचि आ रही हो, तो ऐसी अधिगम परिस्थितियों का हमने निर्माण करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि हमने कक्षा में